So this is an empty house in Japan. And this one. And this one. And this and this. जापान में 2003 एंड 2013 में हाउसिंग एंड लैंड सर्वे कंडक्ट हुआ था, जिसमें देखा गया कि 2003 में 12.2% एंड 2013 में 13.5% घर खाली थे। उन घरों के ऑनर्स का पता तक नहीं था। 1 नवंबर से 23 नवंबर 2016 और 5 दिसंबर 2016 से 22 जनवरी 2017 तक उन घरों का फिर से सर्वे किया गया जिस घरों में 2012 तक कोई भी रह नहीं रहा था या उन घरों के बारे में अनजान लोगों के द्वारा इंक्वायरी की जा रही थी। आप इंटरनेट पर फ्री हाउस इन जापान सर्च करोगे तो आपको हजारों आर्टिकल और ब्लॉग्स मिल जाएंगे और ये बता रहा होगा कि जापान में फ्री हाउस कैसे लें, और बहुत सारे लोग इसकी पूरी डिटेल जाने बिना जापान में घर लेने को रेडी भी हो जाते हैं। तो चलिए हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जापान में इतने घर खाली क्यों हैं, क्यों जापान में फ्री हाउस मिलने का दावा किया जाता है। देखिए, फ्री हाउस, जिन्हें जापानी में अकिया कहा जाता है, ये वो घर होते हैं जिसे लोग छोड़ जाते हैं या खाली हो गए हैं। उन खाली संपत्तियों पर किसी का ऑनरशिप होने का दावा नहीं होता और जिन्हें रियल एस्टेट एजेंटों ने भी बेचने की कोशिश करना छोड़ दिया है। इनमें सस्ते मैक मैंसन से लेकर उजाड़ रूरल फार्म हाउस से लेकर जापानी अरबपति गेंशिरो कावामोटो की संपत्ति का शानदार खंडहर तक शामिल हो सकता है। एक्चुअली अकिया घर ज्यादातर मेन टाउन से दूर होता है। अकिया के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वे अक्सर जापानीज स्टैंडर्ड्स की तुलना में आकार में काफी बड़े होते हैं, बट घरों की स्थितियां सामान्य तौर पर लो लेवल की होती हैं, जिनमें अंडर डेवलप्ड किचन और बाथरूम होते हैं जो यूजेबल नहीं होते। जब 2013 में सर्वे हुआ तो देखा गया कि देश भर में 7 में से 1 घर खाली है। यह फिगर बढ़ता गया और अगले 5 वर्षों में 62.4 मिलियन घरों में से 8 मिलियन से अधिक घरों का यूज नहीं किया गया। यहां तक कि टोक्यो में भी हर 10 घर में से 1 घर को छोड़ दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो अकिया का रिकॉर्ड अब 10 मिलियन को भी पार कर गया है और उम्मीद की जा रही है कि जापान में सभी घरों में से 1/3 खाली हो जाएंगे। और अगर कैलकुलेशन सही है तो 2040 तक लगभग 900 छोटी बस्तियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। एक्चुअली अकिया हाउस के बढ़ने का कारण है जापान के 2 कानून। जापान में द्वितीय विश्व युद्ध और 1980 के दशक में आर्थिक विकास के बाद जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने के वजह से जापान में मकानों की कमी हो गई थी। इसे देखते हुए लोगों के लिए बड़ी तादाद में सस्ते मकान बनाए गए, लेकिन इनमें से मोस्टली हाउसेस शहर से दूर बनाए गए। ऐसा करने से जापान सरकार को घर बनाने की लागत कम हो गई और लोगों को अपना घर मिल गया। फुजित्सु रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ऐसे ज्यादातर मकानों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। एज ए रिजल्ट कुछ साल बिताने के बाद 85% लोगों ने दूसरा घर खरीदना बेहतर समझा। कुछ सालों बाद सरकार को लगा कि जापान की मोस्टली पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है और सरकार चाहती थी कि अब पॉपुलेशन शहरों में भी बढ़े। इसीलिए जापान सरकार ने नए घरों और घरों के सामानों पर रिबेट देना शुरू किया। इससे रूरल एरिया के लोग अपने पुराने घरों को छोड़कर शहरों में घर बनाने लगे, जिसके कारण जापान में घरों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई। अब जब रूरल एरिया में घर खाली रहने लगे तब 2015 में जापान सरकार ने कानून पास किया कि अगर कोई घर खाली छोड़कर चला जाएगा तो उसे जुर्माना देना होगा। लोगों को विकल्प दिया गया कि या तो घर को तोड़ दें या उसे रीबिल्ड करें। सरकार के इस फैसले के वजह से लोगों को घर फिर से रीबिल्ड करने में पैसे खर्च होने वाले थे और खाली छोड़ने से उनको टैक्स देना पड़ता, तो उन्होंने उस घर को अपना मानने से इनकार कर दिया। अधिक से अधिक मालिक अपने विरासत में मिले खाली घरों को लावारिस छोड़ रहे हैं। ऐसे कई घर के मालिक अपनी संपत्ति फ्री में देने को भी तैयार हैं। बाबा फ्री ला। ओकुतावा में रहने वाले ईदा परिवार ने 2 मंजिला घर इसलिए फ्री में दे दिया क्योंकि वे शहर में रहना चाहते थे। नहीं, झूठ बोल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी के अनुमान के मुताबिक 2065 में जापान की 12.7 करोड़ की आबादी घटकर 8.8 करोड़ रह जाएगी। लिहाजा खाली घरों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। वैसे सरकार खाली पड़े घरों को खरीदने के लिए योजना भी चला रही है। 2021 में जापानी कोर्ट ने लगभग 2,50,000 केसेस को हैंडल किया, जिसमें लोगों ने घरों के उत्तराधिकार के अधिकार को ही छोड़ दिया, जो कि 10 साल पहले की कंपैरिजन में 1.5 गुना अधिक था। 2015 में खाली घरों की बढ़ती संख्या को कम करने के उद्देश्य से वैकेंट हाउसेस स्पेशल मेजर कानून लागू हुआ। इस लॉ के अकॉर्डिंग लोकल अथॉरिटीज उन घर को तोड़ सकते हैं जो ढहने की कगार पे हैं, इवन कि मकान मालिक का पता न चलने के बावजूद। यहां तक कि उन घरों को लोकल अथॉरिटीज एक सिविल लॉ के अकॉर्डिंग सेल आउट भी कर सकते हैं जिस कीमत पर चाहें। जापान के खाली पड़े घरों को दोबारा बसाने के लिए 2014 में अकिया बैंक प्रोजेक्ट शुरू किया गया।
हर इलाके के हिसाब से नियम बनाए गए। इसके अनुसार ओकुतावा में 100 वर्ग मीटर का मकान 6 लाख रुपए में मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से घरों को फ्री या फिर रिनोवेशन के लिए मदद भी ऑफर की जा रही है। इसके लिए शर्त है कि घर लेने वाले की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए या उनका 18 साल से कम उम्र का बच्चा हो। अकिया योजना के तहत घर लेने वाले से यह सुनिश्चित कराया जाता है कि वे इलाके में हमेशा के लिए रहेंगे और वहां घर खरीदने के लिए दूसरों को भी इनकरेज करेंगे। खाली पड़े घर खरीदने के लिए केवल जापान के लोगों को ही नहीं, विदेशियों को भी इनकरेज किया जा रहा है। अमेरिका और चीन के लोगों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। टोक्यो में 6 बच्चों के साथ रहने वाले फिलीपींस जापानी कपल रोजाली और तोशियुकी कहते हैं कि कंक्रीट और जंगल से परेशान होने के बाद प्रकृति से घिरे ओकुतामा में रहने के लिए इस जगह को चुना। 1960 के दशक में ओकुतामा की आबादी 13,000 हुआ करती थी, जो कि अब महज 5,000 लोग ही वहां पर बचे हैं। जापान के अकिया घर के लिए जापान की घटती पॉपुलेशन भी जिम्मेदार है। जापान की जनसंख्या की जो ट्रेंड है उसे देखकर तो यही लगता है कि जापान पूरी तरह से सिकुड़ता जा रहा है। जापान में 2022 में जो डेथ हुई थी वो थी 1.56 मिलियन, बट बच्चों की जन्म सिर्फ 7,71,000 थी, जो कि डेथ की तुलना में आधी से भी कम है। जापान में अभी 122.4 मिलियन सिटीजन्स हैं, जो लगभग 15 इयर्स पहले 128 मिलियन थे। 1990 के दशक से लगातार जापानी सरकार इस बात से अवेयर रही है कि जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी और ये पूरी कोशिश की गई कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके, बट आज तक इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। जनवरी 2023 में फुमियो किशिदा ने अलर्ट किया था कि देश संकट के कगार पर है और उनकी सरकार अधिक बच्चे पैदा करने की इच्छा रखने वाले युवा जोड़ों को समर्थन देने के उपाय पर लगभग 20 ट्रिलियन येन खर्च करेगी। यह जापान की जीडीपी के लगभग 4% के बराबर है। जापानी गवर्नमेंट के साथ साथ वहां की कुछ कंपनियां भी लोगों को इनकरेज कर रही है अधिक बच्चा पैदा करने को। एग्जाम्पल में इटोचू कार्प, जिसके सीईओ हैं मासाहिरो ओकाफुजी, साल 2010 में कंपनी का सीईओ बनने के बाद ओकाफुजी ने रात 8 बजे के बाद कर्मचारियों के ऑफिस में काम करने पर रोक लगा दी। साथ ही बहुत रेयर हालात न होने पर ओवर टाइम पर भी रोक लगा दी गई। कंपनी का एचआर और सिक्योरिटी गार्ड्स इस बात की निगरानी करते थे और वहां काम कर रहे लोगों को घर जाने के लिए कहते थे ताकि वो रिलेशन बना सकें। उनसे सुबह जल्दी आने के लिए कहा जाता था और बदले में उन्हें अधिक पैसे मिलते थे। एक दशक के बाद न सिर्फ कंपनी का बिजनेस बढ़ गया, बल्कि अधिकारी यह जानकर भी हैरान हुए कि अधिक महिला कर्मचारी ने मैटरनिटी लीव ली, बच्चे पैदा किए और फिर काम पर भी वापस आए। जापान में वर्किंग कल्चर काफी मुश्किल भरा है। इसमें देर रात तक काम करने के चलते कर्मचारियों के लिए फैमिली के साथ क्वालिटी समय बिताना कठिन होता है। इन हालात में महिलाओं के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। बच्चों की देखभाल के लिए अक्सर उन्हें कैरियर से खिलवाड़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। ऐसे में इटाचू में नाइट शिफ्ट पर प्रतिबंध ने इस दबाव को कुछ हद तक कम कर दिया। कोविड-19 के बाद कंपनी ने कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने का विकल्प भी दिया था। कंपनी ने पिछले साल ऑफिस के घंटों को 8 से घटाकर 6 कर दिया था ताकि लोग दोपहर 3 बजे तक काम कर सकें। इसका फायदा प्रेग्नेंट महिला कर्मचारियों को मिला और वह काम पर वापस लौट आई। काम के घंटों में कटौती के साथ कंपनी ने ऑफिस के पास एक डे केयर सेंटर भी बनाया, जिससे महिलाओं के लिए नौकरी और बच्चों की देखभाल करना आसान हो गया। इटाचू का यह अनुभव जापान और पूर्व एशिया में उसके पड़ोसियों के लिए कुछ विशेष रूप से इंपॉर्टेंट लेसन प्रोवाइड कर सकता है, जो गिरती बर्थ रेट से जूझ रहे हैं।